हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे प्लेटफॉर्म सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए आज मैथ्स का एक नया सेशन लेके आया हूँ। आपको पता होगा हम जो है मैथ्स के सीटेट पेपर 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो 2021-22 में जो आपके पेपर हुए थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम टोटल जो है 5 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपको पता है सब बच्चों को कि टोटल आपके मैथ्स में पेपर 1 में 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 में से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके जो है कंटेंट के होंगे। तो वो हम 5 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है 6 पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 6 पेपर आपके सामने। 6 पेपर ये है आपके सामने जो आपका 8 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था सीटेट का। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना पेपर अगला। अब देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन आ चुका है आज का। ठीक है, हमारी अप्रोच वही रहेगी, शुरुआत के 15 क्वेश्चन कंटेंट के होंगे, फिर पेडागोजी के। हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसका जो है आंसर देना है। मैं क्वेश्चन को आपको ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी मीडियम में भी। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। मतलब वो कह रहा है इनमें से किस चीज को हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज नहीं करते हैं, और डाटा को किस फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकली। वो कह रहा है पिक्टोग्राफ, वो कह रहा है पाई चार्ट, एवरेज या हिस्टोग्राम। हमें बताना है कि हम डाटा को जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इन चारों चीजों में से हम किसको यूज नहीं करते। अब आगे देखते हैं जरा। अब देखो ये है आपका पिक्टोग्राफ। ये क्या है, आपका पिक्टोग्राफ है। जैसे हमारे सामने क्या दे रखे हैं, बनानास दे रखे हैं, ऑरेंजेस दे रखे हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो बनानास है वो कितने हैं, 50 बनानास है, और ऑरेंजेस कितने हैं, 50 हैं। अब देखो स्कूल ए में जो बनाना दे रखे हैं ये दे रखे हैं, ऑरेंजेस ये दे रखे हैं। स्कूल बी में, स्कूल सी में टोटल नंबर ऑफ बनानास हमारे पास कितने हैं, 50, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी हमारे पास कितने हैं, 50। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। तो ये हमारे पास डाटा था, किस चीज का डाटा था, बनाना का और ऑरेंजेस का जो डाटा था उसे हमने किस में रिप्रेजेंट करा है, पिक्टोग्राफ में। तो इसका मतलब जो हमारा पिक्टोग्राफ है, इसे जो डाटा को हम पिक्टोग्राफ के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। उसके अलावा पाई चार्ट वाला देखते हैं। पाई चार्ट जो आपका होता है वो ये होता है, जैसे ऑरेंजेस 25%, मैंगो 25%, एप्पल 25% और बनाना क्या है, 25%। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पाई चार्ट। ठीक है, तो दो चीजें हमारी हो चुकी हैं इसमें। इसका मतलब हमारा जो आंसर है पिक्टोग्राफ भी नहीं होगा, पाई चार्ट भी नहीं होगा। अब हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा होता है हिस्टोग्राम। ये जो है हमारा हिस्टोग्राम होता है। ये देखो लाइंस दे रखी है हमें, ये जो है लाइंस दे रखी है, ये क्या है, हमारा हिस्टोग्राम है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। मतलब एवरेज को जो है हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं करते। तो आपको बस यहाँ से देखो चीजें क्या याद रखनी है, कि कभी भी अगर डाटा को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं, पाई चार्ट का यूज करते हैं और हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, किस चीज का हम यूज नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या होगा, एवरेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। श्यामा हैड अ रेक्टेंगुलर शीट। मतलब श्यामा के पास जो है एक रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब एक आयताकार जो है एक कागज है, ऑफ पेपर, ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। लेंथ मतलब उसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई क्या है, 8 सेंटीमीटर। मतलब श्यामा के पास जो है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, लंबाई है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। देन शी कन्वर्टेड दिस शीट इनटू अ स्क्वायर शीट। मतलब उसने क्या करा, इस रेक्टेंगुलर शीट को किसमें कन्वर्ट करा, स्क्वायर शीट में। कैसे, बाय फोल्डिंग द पेपर। मतलब पेपर को जो है उसने फोल्ड करके रेक्टेंगुलर शीट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर शीट में। व्हाट विल बी द चेंज इन द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री आफ्टर फोल्डिंग। वो कह रहा है कि उस रेक्टेंगुलर शीट को जब हमने स्क्वायर शीट में फोल्ड करा तो उसकी जो लाइन सिमेट्री है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ऑप्शन है, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इंक्रीजेस बाय 1।
मतलब जो लाइन सिमेट्री है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 1 से। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री डिक्रीजेस बाय 1, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 1 से कम हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इंक्रीजेस बाय 2, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री डिक्रीजेस बाय 2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन सिमेट्री क्या होती है और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये भी एक बार देखते हैं। देखो ये होती है हमारी लाइन सिमेट्री। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि श्यामा के पास जो है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है और उसकी जो ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर है। उसने इसे फोल्ड करा और किस में फोल्ड कर दिया, कन्वर्ट करके स्क्वायर शीट में। अब देखो ये फोल्ड होके स्क्वायर शीट में कैसे कन्वर्ट होगी, जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ब्रेथ तो देखो 8 रहेगी, लेकिन लेंथ जो है फोल्ड होके ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसका मतलब रेक्टेंगुलर शीट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर शीट में। अब देखो आपको क्या याद रखना है कि रेक्टेंगल में लाइन सिमेट्री कितनी होती है, 2 होती है। कैसे, एक तो ये होगी और एक ये होगी, तो 2 लाइन सिमेट्री होती है रेक्टेंगल में। स्क्वायर में जो है कितनी लाइन सिमेट्री होती है, 1 2 3 और 4। तो हमें क्या याद रखना है कि स्क्वायर में 4 लाइन सिमेट्री होती है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि स्क्वायर में कितनी लाइन सिमेट्री होती है, 4। रेक्टेंगल में कितनी होती है, 2। ये आपको सीधा याद करना है। रोम्बस में कितनी होती है, 2। और कैसे होती है वो भी बता दी। स्क्वायर में 1 2 3 4, रेक्टेंगल में 1 और 2, रोम्बस में डायगनली होगी। काइट में कितनी होगी, पतंग में 1 होगी। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, पैरेललोग्राम में कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती, पैरेललोग्राम में कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में कितनी लाइन सिमेट्री होती है, 3 लाइन सिमेट्री होती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज में कितनी होती है, 1। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रेक्टेंगल में कितनी लाइन सिमेट्री थी, 2। स्क्वायर में अब कितनी हो गई, 4। इसका मतलब लाइन सिमेट्री जो है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 2 से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इंक्रीजेस बाय 2, मतलब सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि लाइन सिमेट्री होती क्या है और किस में कितनी लाइन सिमेट्री होती है। स्क्वायर में कितनी होती है, 4 होती है। रेक्टेंगल में कितनी होती है, 2 होती है। और बाकी फिगर्स के बारे में भी मैंने बता दिया। आपको याद किसकी रखनी है, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, काइट की, पैरेललोग्राम की, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा हैज अ रेक्टेंगुलर कार्ड हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। मतलब वो कह रहा है राधा, राधा के पास जो है एक रेक्टेंगुलर कार्ड है। राधा के पास एक रेक्टेंगुलर कार्ड है जिसकी जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। रेनू हैज अ स्क्वायर शेप्ड कार्ड, मतलब एक दूसरी लड़की और है रेनू, उसके पास कैसा है, वर्गाकार शेप में, मतलब स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में क्या है, कार्ड है। विद इट साइड 15 सेंटीमीटर, और उसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर, तो 15 15 15 ये होगी। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स ऑफ टू कार्ड्स, मतलब इन दोनों कार्ड्स के पेरीमीटर में जो डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। देखो पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। किसी भी आकृति का पेरीमीटर, परिमाप का मतलब क्या होता है, उस आकृति की सारी साइड को हम क्या कर देते हैं, टोटल। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 20 और 20 40, 50 और 60। मतलब जो हमारे पास रेक्टेंगुलर जो कार्ड है राधा के पास, उसका पेरीमीटर होगा 60। उसके अलावा इसका पेरीमीटर कितना होगा, 15 और 15 30, और 30 ये भी कितना हो गया, 60। इसका मतलब दोनों का जो पेरीमीटर है 60 60 है। मतलब जो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब रेक्टेंगुलर कार्ड और स्क्वायर कार्ड के बीच पेरीमीटर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0। अगर वो पूछता दोनों में सम कितना होता, तो आंसर होता 60 + 60 कितना हो जाता, 120। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ सर्कल। वो कह रहा है सर्कल के कंपोनेंट बताओ, मतलब वृत्त के हमें क्या बताने हैं, अवयव बताने हैं। वृत्त के अवयव बताने हैं इन चारों ऑप्शन में से कि कौन से वृत्त के अवयव है। देखो वृत्त में जो है रेडियस होती है, वृत्त में जो है सेंटर होता है। रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। सेंटर को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और इसमें डायमीटर होता है व्यास।
और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दुगनी होती है, लेकिन सर्कल के अंदर एंगल नहीं होता, ठीक है। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस होती है, रेडियस होती है, एरिया भी होता है, लेकिन साइड नहीं होती। तो इसका मतलब हमें बताना है कौन से किस ऑप्शन में सर्कल के कंपोनेंट है। तो पहले और दूसरे में तो नहीं है, पहला और दूसरा हमारा जो है खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। सर्कल में रेडियस होती है, रेडियस मतलब त्रिज्या, कोड होती है मतलब जीवा, साइड नहीं होती, इसमें साइड नहीं होती, ठीक है, ये खत्म। और पेरीमीटर भी नहीं होता। सरकमफ्रेंस होती है, सेंटर होता है, रेडियस होती है और डायमीटर होता है। मतलब परिधि होगी, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, सेंटर मतलब केंद्र, रेडियस मतलब त्रिज्या और उसके अलावा डायमीटर मतलब व्यास। इसका मतलब ऑप्शन डी में ये जो चारों कंपोनेंट है ये किसके कंपोनेंट है, सर्कल के। तो आपको यहां से क्या याद रखना है, सर्कल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। एक तो एंगल नहीं होगा, साइड नहीं होगा और पेरीमीटर नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मीता वॉक 16 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब मीता जो है 1 घंटे में कितना चलती है, 16 किलोमीटर चलती है। मीता जो है 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है, अच्छी खासी स्पीड है इसकी। मतलब इसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी होगी, 16 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर्ड इन 210 मिनट। मतलब वो कह रहा है कि 210 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखो क्वेश्चन की पहली लाइन क्या कह रहा है कि मीता जो है 16 किलोमीटर 1 घंटे में करती है कवर। मतलब 1 घंटे में 16 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 16 किलोमीटर। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 60, 16/60। अब हमें बताना है कि वो 210 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 16/60। तो 210 मिनट में जो वो डिस्टेंस कवर करेगी वो करेगी 16/60 इंटू में 210। जीरो से जीरो कैंसिल, अब 2 से काट लेते हैं तो ये 3 होगा, ये 8 होगा, 3 सत्ते 21। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 0, तो इसका मतलब 560 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम क्या है, मीता। मीता जो है मीता जो है 210 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 560 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। 560 नहीं, जीरो से तो हमने जीरो कैंसिल कर ही दिया था, ये जीरो तो हमारा बच खत्म हो जाएगा, ये जीरो तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा बचेगा ये कितना बचेगा, ये हमारा 7 बचेगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा हमारा 56 किलोमीटर। तो इसका मतलब पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 56 किलोमीटर। मतलब मीता जो है 210 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 56 किलोमीटर। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन पे। देखो सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमृता टेक्स है स्क्वायर शीट। मतलब अमृता जो है एक वर्गाकार शीट लेती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो जो उसमें से इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है। एंड डिवाइड द शीट इनटू 10 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है। मतलब इस शीट को वो 10 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड करती है बाय ड्रॉइंग वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल मतलब खड़ी रेखा खींच के। मतलब उसके पास जो है एक वर्गाकार शीट है, स्क्वायर शीट है, वो 10 जो है लाइन खींच के, 10 कैसी लाइन खींच के, वर्टिकल लाइन खींच के क्या करती है, उसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर देती है। देन शी कलर्स 3 स्ट्रिप विद द रेड कलर, ठीक है। मतलब इसमें से जो 10 उसने स्ट्रिप निकाली थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये हो गया 10। तो वो जो 3 है उसने क्या करा, रेड कलर से उसे फिल कर लिया। 3 को जो है उसने रेड कलर से फिल कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, नाउ ही ड्रॉज 10 हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद जो है वो 10 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचती है, ऐसे 1, 2, 10 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द सेम शीट विच डिवाइड्स द पेपर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होगा, ठीक है। ऐसे टोटल जो है ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हो गए ये कितने बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन शोज द पार्ट दैट इज नॉट कलर्ड। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो कि किसको नहीं दिखाता, कलर पार्ट को नहीं दिखाता। अब देखो दो चीजें, एक तो वो बोलेगा कलर पार्ट और एक वो बोलेगा नॉट कलर पार्ट। अगर मैं कलर पार्ट की बात करूं तो टोटल देखो, अगर हमारे पास देखो कितने ब्लॉक्स बन गए हैं, छोटे छोटे 100 में से ये जो 30 ब्लॉक है, 100 में जो 30 ब्लॉक हैं इसमें कलर हो गया, तो कितने में कलर हो गया, 30 में। कितने में से, 100 में से। तो अगर वो आंसर पूछता कि कलर पार्ट कितना है, इसका फ्रैक्शन अगर हम निकालें कलर पार्ट कितना है, तो आंसर होता 3/10। लेकिन उसने पूछा नॉट कलर। टोटल हमारे पास कितने पार्ट बन गई है, 100। 100 में से 30 पे कलर हो रखा है, तो कितने पे कलर नहीं हो रखा, 70 पे। कितने में से, 100 में से, तो 7/10। और हमसे क्या पूछा था, नॉट कलर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7/10। 7/10 का मतलब 6 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अब देखो एक मैंने शीट आपके लिए, एक टेबल आपके लिए लगा रखी है। ये क्या थी, एक स्क्वायर शीट थी एक तरह। तो 10 जो है ऐसे लाइन खींची, 10 ऐसे खींची, तो टोटल कितने बन गए, 100 बन गई है। तो इसी तरीके का ये लगभग क्वेश्चन था हमारे पास। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंसी रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली अप्रोक्सीमेट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। मतलब बिंसी जो है डेली लगभग 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती है। हो सकता है कभी किसी दिन 3 घंटे पढ़ लेती हो, किसी दिन 2.5 घंटे, किसी दिन 3.25 घंटे, लेकिन लगभग डेली वो कितने घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती है, 3 घंटे। ही टुक 2 आवर्स 55 मिनट टू रीड द न्यूज़पेपर। मतलब उसने जो है 2 घंटे 55 मिनट लिए न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए। 2 घंटे 55 मिनट लिए न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए। हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स डिड शी रीड द दिस न्यूज़पेपर। मतलब वो कह रहा है कि इस न्यूज़पेपर को उसने कितने सेकंड पढ़ा। अप्रोक्सीमेटली वो कितने घंटे पढ़ती है, 3 घंटे। लेकिन आज जो उसने पढ़ा है वो कितने घंटे पढ़ा है, 2 घंटे 55 मिनट पढ़ा है। तो वो कह रहा है 2 घंटे 55 मिनट को सेकंड में बदलो। तो क्या करते हैं, पहले तो 2 घंटे को लिख लेते हैं 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट प्लस में 55 मिनट, तो ये कितना हो गया, 175 मिनट। लेकिन हमें आंसर किस में देना है, सेकंड में देना है। अब आपको पता है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं 175 इंटू में 6, 6 पंजे 30, 0 3, 7 6 42 और 3 45, 5 4 10 और 1 0। तो ये कितना हो गया, 10,000, 10,500 सेकंड। इसका मतलब उस लड़की का नाम क्या था, बिंसी। बिंसी ने कितने सेकंड न्यूज़पेपर पढ़ा है, 10 घंटे, सॉरी 10,500 सेकंड उसने न्यूज़पेपर पढ़ा है। इसका मतलब 7th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा, कि न्यूज़पेपर उसने कितने सेकंड पढ़ा है, 10 घंटे 10,500 सेकंड, सॉरी 10 घंटे बोल रहा हूं मैं बार बार, 10,500 सेकंड। तो 7th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। ठीक है ना, आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को फोकस से पढ़ना है, फोकस से पढ़ना है, और उसमें एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखो वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब वो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो परफेक्ट क्यूब है। अब देखो एक चीज देखो, दो चीज वो पूछता है, एक तो वो पूछता है परफेक्ट क्यूब, एक वो पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर। किसी शिफ्ट में उसने क्या करा, परफेक्ट क्यूब पूछ लिया, किसी शिफ्ट में उसने क्या पूछ लिया, परफेक्ट स्क्वायर पूछ लिया। देखो इसमें आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, और इसमें 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब होगा 64। 5 का क्यूब होगा 125। 6 का क्यूब जो होगा वो होगा 216। 7 का क्यूब जो होगा वो होगा 343। 8 का क्यूब जो होगा वो होगा 512। 9 का क्यूब जो होगा वो होगा 729। और 10 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 1000। ठीक है। अब देखो
1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। मतलब ये सारे नंबर क्या हैं? ये परफेक्ट क्यूब है। अब देखो 25 परफेक्ट क्यूब है क्या? नहीं है। हमें बताना इन चारों में से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। 36 है क्या? 36 किसी नंबर का क्यूब होता है? नहीं होता। 81 किसी नंबर का क्यूब होता है? नहीं होता। लेकिन जो 64 है वो किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो जो 64 है वो हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है? उस नंबर का क्यूब रूट जो है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो इसमें आपको जैसे मैंने बोला 25, 25 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। इसका मतलब 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 100 जो है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। तो इसका मतलब 100 जो है हमारा वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको इसमें क्या है? 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए और इसमें 1 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये लर्न नहीं होंगे तो फिर आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन। कार्तिक स्लीप्स एट 10 पीएम। मतलब कार्तिक जो है वो रात को कितने बजे सो जाता है? 10 बजे। एंड वेकअप्स एट 6 एएम। मतलब कार्तिक जो है रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है। इसका मतलब रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे और रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 6 घंटे। इसका मतलब कार्तिक जो है वो कितने घंटे सोता है? 8 घंटे सोता है। कार्तिक जो है वो 8 घंटे सोता है। आगे, ही स्पेंड्स 1/8 ऑफ अ डे इन प्लेइंग। मतलब वो पूरे दिन का 1/8 हिस्सा खेलने में निकाल लेता है। पूरा दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो 24 का 1/8 मतलब 3 घंटे। 3 घंटे जो है वो खेलने में निकाल देता है। उसके अलावा 1/6 ऑफ अ डे इन स्टडिंग। पूरे दिन का 1/6, पूरे दिन का 1/6 जो है 6 चौक 24, 4 घंटे वो स्टडी करने में लगा देता है। स्टडी करने में। आगे, वट पार्ट ऑफ द डे डज ही स्पेंड फॉर अदर एक्टिविटी। वो कह रहा है उसने पूरे दिन का कितना हिस्सा अदर एक्टिविटी पे इन्वेस्ट मतलब स्पेंड किया। देखो 8 घंटे सोया, 3 घंटे खेला, तो 8 और 3 11 और 4 घंटे उसने स्टडी करी। तो 24 घंटे में से 15 घंटे, 24 घंटे में से 15 घंटे तो उसके इन्हीं एक्टिविटी में निकल गए। बचे कितने घंटे? 9 घंटे। तो वो 9 घंटे जो है अदर एक्टिविटी में लगाता है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा 9 घंटे, उसने पार्ट में पूछा है। 9 घंटे अदर एक्टिविटी में लगाता है और टोटल कितने घंटे में से? 24 घंटे में से। क्योंकि पूरा दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। पूरा दिन क्या होता है? क्योंकि उसने क्या पूछा है? व्हाट पार्ट ऑफ द डे। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो आंसर हमारा क्या होगा? 3/8। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा 9th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है द लेंथ ऑफ रुशदा एंड रेखास ब्रेड्स। ब्रेड्स का मतलब क्या है? चोटी। ब्रेड्स का मतलब क्या है? चोटी। ठीक है। आर 4/5 एंड 5/5 ऑफ अ मीटर। ठीक है। वो कह रहा है कि जो रुशिदा है उसकी जो चोटी की लंबाई है वो 4/5 मीटर है। ठीक है। और जो दूसरी लड़की है, कौन है? रेखा, उसकी जो चोटी की लंबाई है वो कितनी है? 5/7 मीटर है। ठीक है जी। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ब्रेड्स। मतलब जो दोनों लड़कियों की जो चोटियों की लंबाई है उसे हमें क्या करना है? प्लस करना है बस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रैक्शन को प्लस करना है। 4/5 प्लस में 5/7। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28, 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25। तो आंसर कितना होगा? 53/35 मीटर। मतलब दोनों लड़कियों की चोटियों की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 53/35 मीटर। मतलब 10th क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा, 10th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? इसमें बी होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था? हमें दो फ्रैक्शन को प्लस करना था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सम ऑफ, मतलब सम करना है इसका, किसका? 10, मतलब ये +10, ये क्या है? एक तरह +10 है। +10 -10 +10 -10 +10 -10 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अप टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है अप टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स
और एक होता है अप टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। आप लोगों को दोनों क्वेश्चन आने चाहिए। वो कह रहा है 10 को देखो, पहले किसका साइन है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। पहली चीज तो ये हो गई कि साइन जो है वो ऑल्टरनेट चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा जो नंबर है वो सारे क्या है, सेम है। और ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, इवन है। मतलब 10 जो है कितनी बार जा रहा होगा, मान लो 20 बार जा रहा होगा, 40 बार, लेकिन 41 बार नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो क्या होगी, इवन होगी, मतलब सम होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, हमने क्या नोटिस करा, साइन जो है ऑल्टरनेट चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके अलावा जो टर्म है वो क्या है, सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक ले लो। सबसे छोटी इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, 2, के बाद होती है 4। मैं दोनों से लेके दिखाता हूँ। तो 2 से अगर ले तो +10 -10, तो ये कितना होगा, 0। अगर मान लो हम 4 नंबर ऑफ टर्म्स लेते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन, तो +10 -10 +10 -10, तो भी कितना होता, 0 होता। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड होती, मतलब यहाँ पे लिखा होता अप टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, विषम संख्या होती, तो क्या करते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो पहली को ले लेते +10, तो आंसर क्या हो जाता, +10। उसके बाद क्या होती है, 3 होती है, +10 -10 +10, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, +10। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती तो हमारा क्या आंसर क्या होता, +10, लेकिन उसने क्या पूछा है, इवन का, तो इवन के केस में आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वेजेस ऑफ फार्मर, फार्मर मतलब किसान, द वेजेस ऑफ फार्मर इन डिफरेंट विलेजेस फॉर 1 डे आर गिवन। मतलब फार्मर्स के लिए जो है, हमें क्या दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं उनके, कि पर डे उनका वेजेस क्या होगा। देखो विलेज, विलेज कौन कौन से हैं, विलेज का नाम है ABCD। और वेजेस फॉर 1 डे, एक दिन के लिए जो वेजेस है वो कितना है, विलेज ए में तो है 185 रुपीज पर डे, विलेज बी में है 125 रुपीज पर डे, विलेज सी में है 93 रुपीज पर डे, और विलेज डी में जो है वो कितना है, 87 रुपीज पर डे। अब क्या कह रहे हैं, जगत, लड़के का नाम क्या है, जगत। जगत जो है वर्क्स इन विलेज ए, जगत ने जो है विलेज ए में काम किया, विलेज ए में काम किया, इसका मतलब उसे पर डे के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 185 रुपए फॉर 105 डेज। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जगत ने विलेज ए में 105 दिन काम किया, उसे एक दिन का काम करने के लिए मिलते हैं 185 रुपए। विलेज ए में एक दिन का काम करने के लिए कितने मिलते हैं, 185 रुपए। तो 105 दिन काम करने के लिए ये मिले होंगे, 185 इंटू में 5। ठीक है। उसके अलावा रेनू जो है, रेनू जो है वर्क्स इन विलेज सी, मतलब रेनू ने किस में काम किया, विलेज सी में काम किया। विलेज सी में काम करने के लिए एक दिन में कितने मिलते हैं, 93 रुपीज। एक दिन का काम करने के लिए कितने मिलते हैं, 93 रुपीज। और उसने कितने दिन काम किया रेनू ने, 180 डेज, 180 डेज। तो जगत को जो टोटल पैसा मिलेगा वो इतना मिलेगा, और रेनू को जो वो है वो इतना मिलेगा। अब आगे क्या कह रहा है, हु अर्न्स मोर, मतलब वो कह रहा है जगत और रेनू में से कौन ज्यादा कमाएगा, एंड बाय हाउ मच। मतलब वो कह रहा है कि जगत और रेनू में से कौन ज्यादा कमाएगा और कितना ज्यादा कमाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 185 को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पंजे 25, 5 2, 8 पंजे 40 और 2 42 का 2, हासिल लगी 4, 5 एकम 5 और 4 9, 0 0 0 1 8 5। तो ये कितना होगा, 5 2 9 और 5 14, 8 और 1, तो 18,425, 18,425 रुपए तो मिलेंगे इसको। ठीक है, गलत करा है। 5 पंजे 25 का 5 2, 8 पंजे 40 और 2 42 का 2 4 9 हो गया, 3 0 आ गए, 1, ये 5 8 1, ठीक है। 5 2 9 और 5 14 का 1, और ये कितना होगा, ये होगा हमारा 9। तो ये होगा 19,425। कितना होगा, 19,425 मिलेंगे जगत को। अब रेणु का देखते हैं, 180 इंटू में या 18 इंटू में 93 कर लेते हैं। 8 3 24 का 4 2, 3 एकम 3 और 2 5, 9 अट्ठे 72 का 2 7, 9 एकम 9 और 7 16,
4 5 और 2 7 6 1 और 0, तो 16,740 मिलेंगे इसे। ठीक है, मतलब जगत को कितने मिलेंगे 19,425 रुपए और रेनू को कितने मिलेंगे 16,740। इसका मतलब किसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जगत को। कितना मिलेगा ज्यादा, 19,425 माइनस में 16,740, तो 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 2685 रुपए। तो 2685 रुपए मिलेंगे जगत को, मतलब जगत ही अर्न्स 2685 मोर देन रेनू। तो इसका मतलब 12th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। 12th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन का पार्ट हमारा जो है इसमें थोड़ा ज्यादा था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, 1 तो ये हो गया, एंड 6/10, मतलब वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन 1 और 6/10 को दिखाता है। इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब यहाँ क्या है प्लस, 6/10 का मतलब क्या है 6/10, तो ये होगा 1 प्लस में 0.6, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1.6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 13th क्वेश्चन का आंसर, 13th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा 1.6 होगा। 13th क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बी का मतलब 1.6 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब 14वां क्वेश्चन है, देखो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। वो कह रहा है इन चारों में से कौन सा जो है बढ़ते हुए क्रम में है। अब थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, नंबर क्या दिख रहे हैं। देखो नंबर दिख रहा है पॉइंट में दिख रहे हैं, 8 दिख रहा है और 80 दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, पॉइंट, 8 और 80। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में होगा सबसे बड़ा। देखो पॉइंट 8, 8 और 80 में सबसे बड़ा कौन सा है, 80 है, इसका मतलब लास्ट में कौन सा होगा, 80 होगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब खत्म कहां पे होगा, सबसे बड़े पे होगा और सबसे बड़े नंबर यही है। अब सबसे छोटे देखते हैं, सबसे छोटा कहां से शुरू होगा, पॉइंट 8 से। सबसे छोटा कहां से शुरू होगा, पॉइंट 8 से। उसके बाद क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 8 होगा। अब देखो पॉइंट 866 एक ही है, उसके बाद नंबर क्या है, 8 8 वाले हैं। मतलब देखो 80 वाला एक नंबर था, 8 वाले 1 2 3 4 नंबर है, और पॉइंट 8 वाला जो है एक नंबर है। इसका मतलब शुरुआत कहां से होगी, पॉइंट 8 से। सब में शुरुआत कहां से हो रही है, पॉइंट 8 से हो रही है। इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा खत्म हो गया। अब हमें इन चारों नंबर को देखना है क्या है। अब एक चीज करते हैं, अब देखो ये जो चारों नंबर है 8 वाले हैं, ये चारों नंबर जो है वो 8 वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, 3 और यहाँ पे कितनी है 2, तो इसे भी 3 बना लो। 3 कैसे बना लेंगे, 0 0 0। ठीक है, अब देखो और इसे भी हम क्या लिख लेते हैं, 0। क्लियर है, मतलब ये सारे हमने कौन कौन से बचा लिए, 8 वाले बचा लिए, और डेसिमल के बाद जो है नंबर ऑफ डिजिट 3 3 बना ली। अब देखो इसे क्या पढ़ो, 60, इसे बस 60 पढ़ो, 8 को हटा दो। 60 के बाद देखो 66 आएगा, लेकिन 66 के बाद 6 नहीं आएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब 60, ठीक है, 60 के बाद 60 से बड़ा क्या है, 66, लेकिन 6 जो है 60 से छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी खत्म हो गया। अब इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो या तो बी होगा या क्या होगा, सी होगा। अब देखो 8 को छोड़ दो, ये कितना है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे 6 पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 66, 6 के बाद 66 ही आएगा, लेकिन 66 के बाद 6 नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। अब इसे चेक कर लेते हैं, इसे हटा दो, 6 और ये कितना होगा, 60 होगा। ये 0 क्यों लगाई, क्योंकि डेसिमल के बाद सब में 3 डिजिट कर ली। ये 66 होगा और ये कितना होगा, 600 होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, तो डेसिमल वाले नंबर हमें ऐसे करने हैं। सबसे पहले क्या है, थोड़ा कोशिश करनी है कि एलिमिनेशन से जो आसान चीजें हैं, जो हमें इसमें आसान चीजें दिख रही है, आसान क्या दिख रही थी, 80 दिख रहा था और पॉइंट 8 दिख रहा था, तो इसको यूज करके हमने क्या करा, एलिमिनेशन लगाया, तो इससे कुछ ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू प्ले मियो गेम, मतलब एक गेम का नाम है, वो नाम क्या है, मियो। एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, मतलब वो कह रहा है एक गेम है मियो गेम,
उसे खेलने के लिए हर कोई जो है, उसे खेलने के लिए हर कोई सर्कल में खड़ा हुआ है, उसे खेलने के लिए हर कोई जो है सर्कल में खड़ा हुआ है। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, द सेकंड प्लेयर सेज टू एंड सो ऑन। मतलब पहला प्लेयर अगर एक बोलेगा तो दूसरा बोलेगा दो, तीसरा बोलेगा तीन, सो ऑन। अ प्लेयर हु हैज टू कॉल सेवन और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय सेवन। मतलब जो जितने भी ये प्लेयर हैं, 4 5 6 10 जितने भी प्लेयर हैं, उन्हें या तो 7 बोलना है या क्या बोलना है, 7 का मल्टीपल बोलना है। ठीक है। वन हु फॉरगेट्स टू से मियो, मियो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मियो का मतलब क्या हो गया, मियो का मतलब ये हो गया कि हर प्लेयर को क्या बोलना है, या तो 7 बोलना है या 7 के टेबल में आने वाला कोई नंबर बोलना है। अगर वो प्लेयर अगर वो प्लेयर मियो बोलना या 7 का मल्टीपल बोलना भूल गया, तो वो क्या होगा, आउट ऑफ द गेम हो जाएगा। ठीक है। मतलब मान लो 7 प्लेयर ने गेम शुरू करा, एक ने बोला मियो मतलब 7 का टेबल बोला 14, दूसरे ने बोला 21 बोला, तीसरे ने बोल दिया मान लो 70 बोल दिया, लेकिन चौथे ने क्या बोल दिया, 15 बोल दिया। 15 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो जो चौथा बंदा है वो क्या होगा, गेम से आउट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते जो है एक एक प्लेयर गेम से आउट हो जाएंगे। द प्लेयर हु सेज मियो इन द लास्ट, मतलब वो प्लेयर जो लास्ट में मियो बोलेगा, विल बी द विनर। मतलब जो लास्ट तक रहेगा, जो मियो बोलेगा, मियो का मतलब 7 का टेबल बोलेगा, वो जीतेगा। Which of the following group of numbers should occur to say Mio to become the winner? मतलब वो कह रहे हैं इन चारों में से किस ऑप्शन को हम चूज करेंगे जिससे वो विनर हो जाए। मियो बोले, मियो मतलब 7 का टेबल, ये नंबर है 3। अब देखो, मियो का मतलब क्या है, 7 के टेबल में आने वाला नंबर। इसका मतलब प्लेयर जो है 7 के टेबल में आने वाला नंबर बोलेगा। अगर उसने बोल दिया तो वो गेम में बना रहेगा, और अगर उसने 7 के मल्टीपल का टेबल नहीं बोला तो वो जो है गेम से आउट हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, हम बस ये देखेंगे जिस ऑप्शन में सारे ऑप्शन 7 से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। देखो 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, बचेगा 52। 52 जो है 7 के टेबल में नहीं आता, हटा दिया। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया तो 4 बचा, 4 के साथ 7 हो गया 47। 47 जो है 7 के टेबल में नहीं आता, ये भी खत्म। 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 नीम 63। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। मतलब इसका सिंपल सा क्या था, अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, ढंग से समझ लोगे, तो कुछ नहीं था, हमें बस ये देखना था कौन से तीनों नंबर ऐसे हैं जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो किस में, हमारे सी में। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले 16वें क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा जो है पेडागोजी का सेक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, पेडागोजी का सेक्शन शुरू हो चुका है। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। मतलब वो कह रहा है इनमें से कौन सी चीज कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम को दर्शाती है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम मतलब रचनात्मक कक्षा। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का मतलब क्या है, रचनात्मक कक्षा। रचनात्मक का कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, क्रिएटिविटी होनी चाहिए क्लास में, क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिससे बच्चों को मैथ्स पढ़ने में मजा आए और वो जो है मैथ्स को जो है एंजॉय करे और बढ़िया से सीखें। टीचर इज टेकिंग एन ओरल टेस्ट, मतलब टीचर जो है एक ओरल टेस्ट ले रहा है ऑन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, मतलब एडिशनल या सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम में वो क्या ले रहा है, ओरल टेस्ट ले रहा है। ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर आंसरिंग बाय रेजिंग द हैंड, मतलब पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, टीचर जो है ओरल टेस्ट ले रहा है और 2 नंबर को प्लस के करके और बच्चे जो है हैंड रेज करके आंसर उसका दे रहे हैं। ठीक है। टीचर हैज रिटन वेरियस मैथमेटिकल पजल ऑन ब्लैक बोर्ड, मतलब टीचर ने क्या करा, बहुत सारी जो है पजल लिख दी, मैथमेटिकल पजल लिख दी बोर्ड पे। एंड स्टूडेंट्स आर टर्न बाय टर्न, मतलब बच्चे जो है एक एक करके सॉल्विंग देम ऑन द ब्लैक बोर्ड, बच्चे एक एक करके क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। टीचर हैज ब्रॉट फेक करेंसी। देखो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो गया, एक तरह आपका एक्टिविटी हो गया। टीचर हैज ब्रॉट फेक करेंसी, मतलब टीचर जो है नकली नोट लेके आया, फेक करेंसी। बंडल ऑफ स्टिक, ठीक है, abacus in class and engaging students in group, इसमें एंड एक्टिविटी टू टीच प्लेस वैल्यू, मतलब उसने क्या करा, फेक करेंसी, बंडल और अबेकस के थ्रू क्या करा, बच्चों को ग्रुप में बांटा और वो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू सीखेंगे। टीचर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ डाइंस ब्लॉक टू टीच प्लेस वैल्यू, स्टूडेंट आर बिजी। ठीक है। इसका देखो जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। का आंसर क्या होगा, सी होगा। मतलब किस ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी दिख रही है, देखो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, टीचर जो है फेक करेंसी लेके आएगा।
उसके अलावा बंडल ऑफ स्टिक लेके आएगा, ठीक है? और उसके अलावा क्या लेके आएगा? अबेकस लेके आएगा और वो क्या सिखाएगा? प्लेस वैल्यू की चीज़ें सिखाएगा। ठीक है? तो वो क्या लेके आएगा? फेक करेंसी लेके आएगा, अबेकस लेके आएगा। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अबेकस का जो यूज़ होता है, सबसे बढ़िया जो यूज़ होता है वो किसमें होता है? प्लेस वैल्यू में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बच्चे जो है ग्रुप में आएँगे, एक्टिविटी करेंगे और एक-दूसरे को चीज़ें सिखाएँगे।